जी, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। कैफ 3 लेक्चर नंबर 10 है हमारा। चैप्टर 12 चल रहा है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आज के लेक्चर में हमने जो कंसेप्ट स्टडी करना है वो है नेम क्लास। मेमोरेंडम की पहली क्लास जिसको हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नेम क्लास। राइस बुक का रेफरेंस दिया हुआ है, आईकैप की बुक का रेफरेंस दिया गया है। सेम चैप्टर 12 और सेक्शन है 2। फिर इसके बाद असाइनमेंट राइस बुक में से दी गई है, दोनों वॉल्यूम में से, और आईकैप की बुक में से क्वेश्चन नंबर 6 की असाइनमेंट। स्टार्ट करते हैं नेम क्लास। आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हम डिफरेंट क्लासेस लिखते हैं और उनमें से 5 क्लासेस हमारी अहम थी, और मैंने आपको ये बताया था कि इन्हीं क्लासेस को आगे चल के हमने डिटेल में डिस्कस करना है। तो आज उनमें से जो पहली क्लास है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है नेम क्लास। नेम क्लास में क्या लिखा जाता है? अभी तक हमने ये पढ़ा कि उसमें कंपनी का नाम लिखा जाएगा, प्लस स्टेटस के लिहाज से जो एंड पे वर्ड लिमिटेड वगैरह होते हैं वो ऐड किए जाएंगे। लेकिन उस नाम को डिसाइड करने में, नाम डिसाइड कैसे किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो कंपनी ने कहां पब्लिश करना होता है। सबसे पहले अब नाम के हवाले से पूरे कंपनीज एक्ट में जितने हमारे सिलेबस में जितनी भी प्रोविजंस हैं वो सारी इकट्ठी करके हम इस सेक्शन में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले रिजर्वेशन ऑफ नेम, ये वैसे दोबारा करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम चैप्टर 11 में पढ़ चुके हैं कि आपने जब कभी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी होती है तो पहले उसका नाम रिजर्व करवाते हैं। और रिजर्व करवाने के लिए क्या करना पड़ता है? प्रमोटर्स को अप्लाई करना पड़ता है रजिस्ट्रार के पास। नेम रिजर्व कराने के लिए रजिस्ट्रार अप टू 60 डेज नेम को रिजर्व करता है। अगर नाम कोई नेम रिजर्व करने से रिफ्यूज कर दे तो कमीशन के पास अपील फाइल की जा सकती है विद इन 30 डेज ऑफ रिफ्यूजल, और इस सिचुएशन में कमीशन का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। ये सारा कंसेप्ट हम इससे पहले इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे दोबारा बताने की जरूरत क्या थी? जरूरत इस वजह से क्योंकि अब हम आगे अभी इस कंसेप्ट में ये स्टडी करेंगे कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही होती है उस वक्त सारा प्रोसेस है, एग्जैक्टली यही प्रोसेस उस वक्त भी होता है जब कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है लेकिन अपना नाम चेंज करवाना चाहती है। तो जो फर्स्ट टाइम सिलेक्शन के वक्त प्रोसेस होता है, सब्सिक्वेंटली अगर नेम को चेंज करना हो उस वक्त भी यही प्रोसेस होगा कि हम रजिस्ट्रार के पास जाके जो नए वाला नाम है वो पहले प्रपोज रिजर्व करवाएंगे। फिर इसके बाद अगर 60 डेज के लिए रजिस्ट्रार उसको रिजर्व करेगा, अगर रजिस्ट्रार रिजर्व करने से इनकार कर देता है हम एसएससीबी के पास अपील फाइल कर सकते हैं, एसएससीबी का डिसीजन फाइनल होगा। नेक्स्ट, प्रोहिबिशन और रिस्ट्रिक्शन ऑफ नेम। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मैं और आप लोग हम नेचुरल पर्सन है। नेचुरल पर्सन का नाम कोई भी रखा जा सकता है, कहीं पे कोई पाबंदी नहीं है। पाकिस्तान का जो आइन है वो किसी बंदे को मना नहीं करता कि भाई आपने ये नाम रखना और ये नाम नहीं रखना। नेचुरल पर्सन के केस में कोई भी नाम रखा जा सकता है, इवन वो नाम भी रखा जा सकता है जो ऑलरेडी बहुत से लोगों का नाम होगा, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन कंपनी के केस में आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनीज एक्ट ने कुछ पाबंदियां लगाई हैं कि कुछ नाम ऐसे हैं जो रखे जा सकते हैं, कुछ नाम ऐसे हैं जो नहीं रखे, कुछ नाम तो ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं रखे जा सकते, कुछ नाम ऐसे जो रखे जा सकते हैं लेकिन कमीशन की अप्रूवल के साथ, ठीक है, और इनके अलावा जो बाकी नाम है वो रखे जा सकते हैं। तो प्रोविजन स्टार्ट होती है इस लाइन से कि एक कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनकी मर्जी है, वो कोई भी कंपनी का शुभ सा नाम रखना चाहे रख सकते हैं, सिवाय 2 तरह के नामों के। एक वो नाम जो कि पाबंदी है, और दूसरा वो नाम ये वैसे नाम है या ऐसे अल्फाज है जो किसी सूरत में कंपनी के नाम का हिस्सा नहीं बन सकते, और दूसरा वो जो के नाम रखे जा सकते हैं लेकिन कमीशन की इजाजत के बाद। तो अब हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि कंपनी का नाम हमने अगर रखना है तो उसमें किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या पाबंदियां नाम रखने में। वो कहते हैं जी नाम ऐसा नहीं रखा जा सकता जो कि आइडेंटिकल हो, यानी किसी भी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम पे न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट रजिस्टर नहीं हो सकती। आइडेंटिकल या सेम, एग्जैक्टली सेम हो या बहुत ज्यादा मिलता जुलता हो, ऐसा नाम रजिस्टर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे लोगों को फिर धोखा हो जाएगा कि पता नहीं हम किस वाली कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। दूसरा, ऐसा नाम जो इनएप्रोप्रिएट हो रजिस्ट्रार के ख्याल में, वो भी नाम नहीं रखा जा सकता। और ऐसा नाम जो कि अफेंड करता है रिलीजियस फीलिंग के साथ, लोगों के मजहबी जज्बात को मजरूह करता हो। ये दोनों जो पॉइंट है ना, ये जजमेंटल है। रजिस्ट्रार अगर समझेगा ना केस टू केस बेसिस पे यार ये नाम मुनासिब नहीं है, ये इनएप्रोप्रिएट है, ये अच्छा नाम नहीं है, ये लोगों के मजहबी जज्बात को फॉर एग्जाम्पल मजरूह कर सकता है, तो ऐसे नाम को रजिस्टर नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसमें ज्यादातर लोग आपको पता है मुसलमान रहते हैं। फर्ज कीजिए अगर कोई बंदा किसी ऐसे नाम के साथ कंपनी रजिस्टर कराना चाहे, सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं, किसी ऐसे नाम के साथ कंपनी रजिस्टर कराना चाहे
जो हिंदुओं के किसी देवी देवता का नाम हो, तो क्या रजिस्ट्रार को ये रजिस्टर कर लेना चाहिए? प्रोबेबली वो ऐसे नाम को रजिस्टर नहीं करेगा, क्योंकि अगर ऐसे नाम वाली कंपनी को रजिस्टर किया गया तो इससे जो पाकिस्तान के मेजोरिटी ऑफ पीपल होंगे उनके मजहबी जज्बात मजरूह होने का खतरा है। तो ऐसा जो रजिस्ट्रार के ख्याल में वैसे ही इनअप्रोप्रिएट है, उसमें कि ऐसा लफ्ज आ गया है जो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं समझा जाता या लोगों के रिलीजियस फीलिंग्स को मजरूह करेगा, ऐसे नाम की कंपनी रजिस्टर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। फिर इसके बाद कंटेन्स प्रोहिबिटेड वर्ड्स और कंटेन्स रिस्ट्रिक्टेड वर्ड। अच्छा, अब ये दो पॉइंट ये जजमेंटल नहीं है, ये स्पेसिफिक है, लिस्ट दी गई है। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया ना कि आइडेंटिकल नेम के साथ कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए। जजमेंटल में कहीं पे ये अल्फाज लिखे नहीं हुए कि कौन सा नाम इनअप्रोप्रिएट है, कौन सा नाम रिलीजियस फीलिंग्स को ऑफेंड करेगा, ये रजिस्ट्रार की अपनी फीलिंग के ऊपर है। लेकिन ये जो नाम है ना कि कंटेन्स प्रोहिबिटेड, ये इसकी लिस्ट बकायदा कमीशन ने लिख के रजिस्ट्रार के हवाले की हुई है कि भाई ये वो नाम है जो प्रोहिबिटेड है, किसी सूरत, खबरदार किसी सूरत कंपनी के, किसी भी कंपनी के नाम के साथ तुमने इन अल्फाज को रजिस्टर नहीं करना। किसी भी कंपनी के नाम में अगर ये अल्फाज, इनमें से कोई एक लफ्ज भी आ रहा हुआ, तुमने इस कंपनी को रजिस्टर नहीं करना। ये नाम कौन से हैं ये हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर आप जानना चाहें, मैं रिकमेंड तो नहीं करूंगा, लेकिन एससीसीपी की वेबसाइट पे इन नामों की लिस्ट अवेलेबल है। लेकिन आपके लिए लाजमी नहीं, आप ना सर्च करने की कोशिश ना कीजिए, सिर्फ याद कर लीजिए कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एससीसीपी ने कहा हुआ है प्रोहिबिटेड वर्ड्स हैं, वो किसी सूरत कंपनी के नाम का हिस्सा नहीं बन सकते, किसी भी कंपनी के नाम। और कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो रिस्ट्रिक्टेड हैं। रिस्ट्रिक्टेड है, रिस्ट्रिक्टेड का मतलब ये कि प्रोहिबिटेड और रिस्ट्रिक्टेड में फर्क है। प्रोहिबिटेड का मतलब बिल्कुल मना, बैन, टोटली बैन। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब यह है कि नाम रखा जा सकता है, कोई भी लफ्ज नाम का हिस्सा बन सकता है। शर्त क्या है, कंडीशन क्या है? कमीशन से इसकी इजाजत ली जाए। तो ये वो नाम है जिनके कमीशन इजाजत देगा तो फिर वो किसी भी कंपनी के नाम का हिस्सा बन सकता है, वरना नहीं। अच्छा, अब ये कौन से नाम है, इसकी लिस्ट हमारे सिलेबस में मौजूद है, हमारे सिलेबस का हिस्सा है। एग्जाम्पल्स आपको ये 6 पॉइंट्स हैं टोटल, हमारे सिलेबस में है, आपको मिल भी जाएंगे। कंसेप्ट बता रहा हूं कि नाम किस नेचर के हैं। जैसे कंपनी के नाम में कोई ऐसा लफ्ज जिससे ये शो हो रहा हो कि इस कंपनी का कोई फॉरेन गवर्नमेंट या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई कनेक्शन है, जैसे यूनिसेफ के साथ या वर्ल्ड बैंक के साथ या WHO के साथ। नाम में इसका कि यूनिसेफ का लफ्ज लिख दे, WHO किसी भी कंपनी के नाम में ये अल्फाज लिख दे, तो इससे ऑटोमेटिकली हमें ये इंडिकेशन मिलेगी कि शायद ये उसकी सब्सिडरी है या इसका कोई ना कोई ताल्लुक उस फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन से है, फॉरेन गवर्नमेंट के साथ है। फॉरेन गवर्नमेंट या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर कोई एफिलिएशन कोई नाम का हिस्सा है, तो फिर एससीसीपी की अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। एससीसीपी पहले इंश्योर करेगा कि वाकई इस कंपनी का फॉरेन गवर्नमेंट के साथ या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई लिंक है। अगर लिंक है फिर रजिस्ट्रेशन होगी, वरना रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। इसी तरह पाकिस्तान में ये तो कहना फॉरेन गवर्नमेंट या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सिमिलर प्रोविजन पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में भी है कि अगर कोई कंपनी अपने नाम के साथ ऐसा लफ्ज लगाना चाहती है जिससे ये परसेप्शन मिलती है कि इसका ताल्लुक पाकिस्तान में गवर्नमेंट के साथ है, किसी फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ है, या फेडरल या प्रोविंशियल किसी गवर्नमेंट के इदारे के साथ है, या हेड ऑफ द स्टेट के साथ है, जैसे प्रेसिडेंट वगैरह के नाम का हिस्सा। अगर कंपनी के नाम में कोई ऐसा लफ्ज आ रहा है जो इंडिकेट कर रहा है, जिससे ये मैसेज मिल रहा है कि इस कंपनी का ताल्लुक या तो फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ है, या फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के किसी इदारे के साथ है, या हेड ऑफ द स्टेट के साथ है पाकिस्तान के, तो इस सूरत में भी पहले एससीसीपी की इजाजत लेनी पड़ेगी, उसके बाद उसे नाम का हिस्सा बनाया जा सकता है। जैसे फर्ज कीजिए कि अगर कोई कंपनी अपने नाम में करंट प्रेसिडेंट का नाम से कंपनी जो है वो रजिस्टर होना चाहती है रजिस्ट्रेशन के लिए। फॉर एग्जांपल, भाई कौन है प्रेसिडेंट पाकिस्तान का इस वक्त? अरे भाई, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का नाम क्या? आरिफ अलवी साहब। हाँ, अगर कोई आरिफ अलवी एंड कंपनी लिमिटेड के नाम से कंपनी को रजिस्टर करवाना चाहता है, तो क्या रजिस्ट्रार को फौरी तौर पर रजिस्टर कर देना चाहिए? उसके बाद वो सदर के नाम से रजिस्टर करवा के लोगों से पैसे इकट्ठे करके भाग जाए और लोग सर हमने तो ये समझा था कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बैक में है, उसकी गारंटी है, अब हमें प्रेसिडेंट से पैसे लेके दीजिए। तो इस तरह के केसेस में पहले एससीसीपी के, अच्छा एससीसीपी के अप्रूवल क्यों? इस केस में एससीसीपी देखेगा वाकई अगर बैक एंड में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, यानी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा हाँ भाई ये मेरी कंपनी रजिस्टर होने के लिए आई है आपके पास, तो फिर वो रजिस्ट्रेशन की अथॉरिटी कर देगा रजिस्टर, वरना नहीं किए जाएगी। इसी तरह नाम में कोई ऐसा अल्फाज जो कि फॉर एग्जाम्पल अथॉरिटी, नेशनल अथॉरिटी, ठीक है, नेशनल अथॉरिटी या नेशनल का वर्ड या फेडरल का वर्ड या फौजी का वर्ड, ये भी एक गवर्नमेंट का अदारा है जो आर्मी है,
इस तरह के अल्फाज से इंडिकेशन मिलती है कि इस कंपनी का ताल्लुक इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इन अथॉरिटी के साथ है। तो इस तरह के नाम की इजाजत नहीं दी जाती जब तक के कमीशन से अप्रूवल ना ले ली जाए। फिर ऐसे बिजनेस जिनको चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है, इनका भी जब तक इनकॉर्पोरेशन नहीं होगी तब तक, जब तक के एससीसीबी की तरफ से लाइसेंस नहीं लिया जाएगा। जैसे मुदारबा क्या है, मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी क्या होती है, फ्लोट क्या होता है, ये अल्फाज बुक में आपको यूज हुए मिलेंगे। हरगिज इनको समझने की कोशिश नहीं करनी। हमारे सिलेबस में नहीं है, सीफैब के सिलेबस में है। हमारे सिलेबस में सिर्फ नाम की हद तक है। कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो हमारे सिलेबस में सिर्फ नाम की हद तक है, हमने उनके बारे में डिटेल की तरफ नहीं जाना। तो ऐसे बिजनेस जिनको करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए कमीशन की तरफ से लाइसेंस की जरूरत पड़े, तो जब तक वो लाइसेंस हासिल नहीं करेंगे आप वो उस नाम की कंपनी रजिस्टर नहीं कर सकते। तो ये हमारे कंसेप्ट है। बेसिक कंसेप्ट फिर से सुन लीजिए। लॉ ये कहता है कि आप अपनी कंपनी रजिस्टर कराना चाहते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं, चंद एक पाबंदियां हमारी तरफ से। क्या? सिमिलर नेम के साथ अगर ऑलरेडी कंपनी है रजिस्टर नहीं होगा। अगर आपका नाम इनएप्रोप्रिएट या रिलीजियस फीलिंग्स को डिस्टर्ब करता है लोगों की, उस नाम के साथ कंपनी हम रजिस्टर नहीं करेंगे। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो टोटली प्रोहिबिट हैं, वो कभी भी किसी कंपनी के नाम का हिस्सा नहीं बन सकते। और कुछ ऐसे अल्फाज है जिनको हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, यानी वो कंपनी के नाम का हिस्सा बन सकते हैं। रिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या? एससीसीपी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ये कौन से वाले नाम है? जो किसी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन या फॉरेन गवर्नमेंट या फॉरेन हेड ऑफ द स्टेट के साथ ताल्लुक को इंडिकेट कर रहे हो, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट, फेडरल या प्रोविंशियल, उसके किसी इदारे या हेड ऑफ द स्टेट के साथ ताल्लुक को शो कर रहे हो, या ऐसे बिजनेस जिनको चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत हो। तो जब तक इन केसेस में एससीसीबी से इजाजत नहीं मिलेगी, परमिशन नहीं होगी, कंपनी का नाम रजिस्टर नहीं होगा। अच्छा, फर्ज कीजिए एक कंपनी का नाम रजिस्टर हो गया, बाद में कंपनी अगर अपने नाम को चेंज करना चाहे करवा सकती है। फर्ज कीजिए हमने कंपनी का नाम रखा, वो इन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता था, आइडेंटिकल नहीं था, इनएप्रोप्रिएट भी नहीं था, वगैरह वगैरह, और अगर रिस्ट्रिक्टेड था तो हमने कमीशन की इजाजत भी ले ली, कमीशन ने उसको इजाजत दे दी, हमने रजिस्ट्रार के पास जाकर रजिस्ट्रेशन करवा ली। क्या बाद में ऐसा हो सकता है कि कंपनी अपने नाम को चेंज करना चाहे? क्या नाम को चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा बाज़ कुछ इंडिविजुअल भी अपना नाम बाद में चेंज कर लेते हैं। तो इस तरह कंपनी भी अपना नाम क्या चेंज करना चाहे कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। तरीकाकार क्या होगा? तरीकाकार ये सुन लीजिए। और ये हमारा अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम का पहला केस है। मैंने आपको बताया था मेमोरेंडम में जितने भी क्लासेस हैं सबकी अल्टरेशन हो सकती है। वन बाय वन हम इनके बारे में स्टडी करेंगे, और हर क्लास के मेमोरेंडम में हर क्लास की अल्टरेशन का तरीकाकार अलग है। आर्टिकल्स में हर क्लास के अल्टरेशन का तरीकाकार सेम है। अब स्टूडेंट्स मार्क किस बात पे खाता है वाला कि वो एक ही तरीका याद कर लेते हैं मेमोरेंडम की अल्टरेशन में, और हर क्लास की अल्टरेशन जब एग्जाम में पूछे वही प्रोसीजर बता देते हैं। हालांकि मेमोरेंडम के केस में हर क्लास की अल्टरेशन का अपना एक अलग तरीकाकार है, आपने उस तरीकाकार के मुताबिक ही अल्टरेशन उसको बतानी है। तो नेम की अल्टरेशन करनी है, नेम चेंज करना है, कैसे करें? बहुत आसान। पहले रजिस्ट्रार के पास जाके नाम रिजर्व करवा ले, जो इनिशियली हमने स्टडी किया था। फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें। अब ये देखिए, ये नोट कीजिए, मैंने आपको बताया था ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन स्पेशल रेजोल्यूशन में फर्क जब डिस्कस कर रहे थे कि स्पेशल रेजोल्यूशन उन इश्यूज के ऊपर पास की जाती है जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर के होते हैं। अब देखिए कंपनी का नाम ही चेंज हो रहा है, आपके ख्याल में क्या है कि रूटीन नेचर का ये डिसीजन है? नहीं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजन है। तो इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी। याद कर लीजिए, नेम चेंज करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी। इसको कि एमसीक्यूज में क्या पूछ सकता है। और स्पेशल रेजोल्यूशन कौन सी होती है? जो सिंपल मेजोरिटी से पास होती है, 3/4 मेजोरिटी प्लस 21 डेज नोटिस के साथ। बताइए, जो 3/4 मेजोरिटी प्लस 21 डेज नोटिस के साथ पास होती है वो है स्पेशल रेजोल्यूशन। तो आपको पता होना चाहिए स्पेशल रेजोल्यूशन कब पास होनी है और कैसे पास होनी है। कब? पहली एग्जांपल, जब कंपनी नाम चेंज करने लगेगी। और भी एग्जांपल आएगी आगे। कैसे? 3/4 मेजोरिटी के साथ प्लस 21 डेज नोटिस होना चाहिए मीटिंग का। फिर इसके बाद स्पेशल रेजोल्यूशन का एक असूल सुन लीजिए। असूल, स्पेशल रेजोल्यूशन का असूल, जब कभी स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी रजिस्ट्रार को इतला देनी है, वो किसी भी नेचर की स्पेशल रेजोल्यूशन हो। और स्पेशल रेजोल्यूशन 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को आपने नोटिफाई करना है। ये रूल ध्यान में रखिएगा। तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर ली, फिर इसके बाद क्या करना है? रजिस्ट्रार के पास अप्लाई करना है। रजिस्ट्रार के पास अप्लाई करेंगे तो रजिस्ट्रार के पास सोचिए क्या चीजें लेके जानी है। क्या मेमोरेंडम लेके जाना है? जी बिल्कुल, मेमोरेंडम क्यों लेके जाना है? क्योंकि पुराने वाला मेमोरेंडम जिसपे कंपनी का पुराना नाम था वो तो फारग हो गया। अब कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके नया नाम रखा है, तो अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी बनाएगी, अब नए सिरे से उसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रजिस्ट्रार को सबमिट करवाना है नए नाम के साथ।
तो कंपनी अल्टर्ड मेमोरेंडम सबमिट करवाएगी रजिस्ट्रार को। यानी जब रजिस्ट्रार को अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन के साथ सबूत के तौर पे दो चीजें लगानी है। एक अल्टर्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यहां पे मैं मेमोरेंडम नहीं कह रहा, वर्ड यूज कर रहा हूं, नोट कीजिए, अल्टर्ड मेमोरेंडम, के जो नाम चेंज होने के बाद अब मेमोरेंडम बनाया कंपनी ने, वो प्लस स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन इस बात का सबूत होगा कि जो नाम चेंज किया गया है वो वैलिड किया गया है, उसकी मेंबर्स ने अप्रूवल दे दी हुई है। तो इन दो चीजों के साथ अप्लाई किया जाएगा रजिस्ट्रार को, और फिर रजिस्ट्रार रजिस्टर कर देगा, और रजिस्टर करने के बाद न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा। न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, क्योंकि पुराना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो पुराने नाम के साथ था ना, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि पर्सन अपना नाम चेंज करे तो नादरा वाले कहते हैं भाई आ क्या है, अब नया शनाख्ती कार्ड बनवाए, क्योंकि नाम चेंज किया है तो पुराने नाम वाला शनाख्ती कार्ड थोड़ा ही चलेगा। तो नाम चेंज किया है तो पुराना मेमोरेंडम और पुराना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन थोड़ा ही चलेगा, इसीलिए नया मेमोरेंडम रजिस्टर करवाना होता है और रजिस्ट्रार भी नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करता है। लेकिन कहता है भाई याद रखिए, ये चेंज इन नेम राइट्स, लायबिलिटीज और लीगल प्रोसीडिंग्स को इफेक्ट नहीं करेगा। यानी ऐसा नहीं है कि मैं अपना नाम जो है, फॉर एग्जांपल मेरा नाम असलम है, मैं अपना नाम चेंज, मैं बैंक के पास गया, मैंने बैंक से 10 मिलियन लोन लिया, एग्रीमेंट साइन किए, उसके बाद अपना नाम चेंज करके बिलाल रख लिया, और बैंक लोन वापस करने आया, मैंने कहा भाई तुमने तो असलम को लोन दिया था, मैं तो बिलाल हूं, एग्रीमेंट तो किसी असलम ने किया है, मैं तो बिलाल हूं, मेरे खिलाफ तो तुम केस कर ही नहीं सकते। ऐसे नहीं होगा। लॉ ये कहता है अगर आप कंपनी का नाम चेंज करते हैं, स्टिल पुराने नाम की वजह से जो राइट्स, लायबिलिटीज, लीगल प्रोसीडिंग क्रिएट की गई थी, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने किसी से रिसीव करना है पुराने नाम के साथ, आपका राइट है नए नाम के साथ भी रिसीव कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं। अगर आपने किसी को पुराने नाम का रखते हुए कोई लायबिलिटी इनकर की थी, तो नए नाम पे भी आपकी सेम लायबिलिटी रहेगी। अगर आपके खिलाफ कोई केस चल रहा था पुराने नाम के साथ, तो नाम चेंज होने की वजह से उस केस के लीगल स्टेटस पे फर्क नहीं पड़ेगा। यानी आपके राइट्स, ड्यूटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा नेम चेंज की वजह से। यह है चेंज बाय नेम। अच्छा, अगर नेम चेंज करें तो क्या कोई रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल रिक्वायरमेंट है। क्या? आपने नए नाम के साथ पुराना नाम भी मेंशन करना है हर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे, और अपने हर ऑफिस के बाहर। कितने अरसे तक? 90 दिन तक। अच्छा जरा सोचिए, लॉ ने ये रिक्वायरमेंट क्यों ऐड की कि हर कंपनी जब अपना नाम चेंज कर रही है, नाम चेंज करने के बाद 90 दिन के अंदर अंदर 90 दिन तक नए नाम के साथ पुराना नाम भी मेंशन करेगी। ठीक है, अपने हर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी, जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, जो एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर भी, और अपनी हर प्लेस ऑफ बिजनेस के बाहर भी। क्यों? इसकी रीजन ये है ताकि लोगों को पता चल सके कि यार ये वही कंपनी है जो पहले ये थी। ये ना पुराने नाम से नया थे, लोग पुराने नाम से, हर बंदे को हो सकता है इतना ना मिल सके, हर बंदा अखबार ना पढ़ता हो मैं भी। तो इस वजह से जहां कहीं आपने नया नाम लिखना है, वहां पे पुराना नाम भी लिखना है, फॉर्मरली नोन एज, पुराना नाम लिख दिया, ताकि लोगों को पता चल जाए ये पुराना वही कंपनी है जो पहले इस नाम से थी, अब इसने अपना नाम चेंज कर लिया है। 90 दिन तक लोगों में अवेयरनेस आ जाएगी कि इस कंपनी का अब नया नाम लिया। तो ये चेंज ऑफ नेम है। अच्छा, एक कंसेप्ट है चेंज ऑफ नेम, एक है रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। पहले बताइए दोनों में आपको कोई फर्क समझ में आ रहा है? चेंज ऑफ नेम का मतलब पहले भी मेरा नाम ठीक था, मुझे किसी नजूमी ने कहा नहीं कंपनी का नाम ये रख लो तुम्हारा रेवेन्यू बढ़ेगा, तो मैंने नाम चेंज करके दूसरा रख लिया। ये चेंज ऑफ नेम है, पहले भी ठीक था अब भी ठीक है, मैंने बस अपनी मंशा के मुताबिक, मर्जी के मुताबिक नाम को चेंज कर लिया। रेक्टिफिकेशन बाय रजिस्ट्रार का मतलब क्या है कि फर्ज कीजिए पहले गलती से जिस वक्त हम नाम रजिस्टर करवाने के लिए रजिस्ट्रार के पास गए, रजिस्ट्रार थका हुआ था, उसे नींद आ रही थी, वो बोर हो रहा था, उसके पास बहुत ज्यादा काम था, उसने दड़ा बगैर देखे साइन किया, स्टैंप लगाया, ये लो ये स्टैंप किया, ये लो ये सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन। अगर कभी ऐसा, फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि गलती से रजिस्ट्रार कोई ऐसा नाम रजिस्टर कर देता है जो उसे नहीं करना चाहिए था, फॉर एग्जांपल वो लोगों की रिलीजियस फीलिंग्स को ऑफेंड कर रहा है, लेकिन रजिस्ट्रार उस वक्त सही तरीके से नहीं पढ़ सका, फॉर एग्जांपल उसमें उस नाम में कोई प्रोहिबिटेड वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल उस नाम में कोई रिस्ट्रिक्टेड वर्ड है और कमीशन का लाइसेंस नहीं लगा हुआ, लेकिन इसके बावजूद रजिस्ट्रार रजिस्टर कर देता है, क्या उसके बाद रजिस्ट्रार पावर है कि वो उसको रेक्टिफाई करवा सके, करेक्ट करवा सके? इसका जवाब है यस। इसे कहते हैं रेक्टिफिकेशन बाय रजिस्ट्रार। ये रेक्टिफिकेशन बाय रजिस्ट्रार, इसमें भी नाम चेंज होगा, चेंज बाय कंपनी इसमें भी नाम चेंज है, लेकिन दोनों में फर्क है। रेक्टिफिकेशन का मतलब है पहले कोई नाम गलत रजिस्टर हो गया है, अब रजिस्ट्रार उसको सही करवा रहा है कंपनी एक्ट के मुताबिक। चेंज का मतलब पहले भी ठीक नाम था अब भी ठीक नाम है, बस कंपनी अपने किसी और अपना रीब्रांडिंग के लिए, अपना इमेज बेहतर करने के लिए नाम को चेंज कर रही है। तो रजिस्ट्रार को पता चला जब कि ओहो ये मैं क्या कर बैठा हूं, मैं तो कंपनी का गलत नाम रजिस्टर कर दिया, अब क्या करे?
वो कंपनी को नोटिस इशू करे, आपका नाम गलत रजिस्टर हो गया है, हम उसको रेक्टिफाई करना चाहते हैं, और उसे हियरिंग पे बुलाए। आप 25 तारीख को मेरे ऑफिस में हाजिर होकर अपना मौका पेश करें। हियरिंग के लिए बुलाएगा, हियरिंग के बाद ऑर्डर इशू कर देगा। यानी कंपनी का मौकफ सुनने के बाद, जाहिर है मौकफ सुनना तो एक फॉर्मेलिटी है, वरना चलनी तो रजिस्ट्रार की मर्जी है। रजिस्ट्रार फिर ऑर्डर इशू कर देगा कि आप अपनी कंपनी का नाम बदलें। अच्छा ये ध्यान में रखिएगा, रजिस्ट्रार ने ऑर्डर ये इशू किया कि कंपनी का नाम बदलें, बदल के क्या रखें ये रजिस्ट्रार ने नहीं बताया। उन्होंने कहा आप खुद अपनी मीटिंग करें और अपना कोई दूसरा नाम सोचें, अच्छा, और उस नाम से आके रजिस्ट्रेशन करवा लें। ऑर्डर इशू कर दिया। कंपनी ने अब 30 दिन के अंदर अंदर नाम चेंज करना है अपना, यानी 30 दिन के अंदर अंदर अपना नया नाम चेंज करके स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके रजिस्ट्रार को अप्लाई करना है। अगर 30 दिन तक कंपनी रजिस्ट्रार को अप्लाई नहीं करती, अपना नाम चेंज नहीं करती, वो कहते हैं ठीक है जी हमने चेंज नहीं करना, फिर रजिस्ट्रार के पास ये पावर है अब, क्योंकि देखें रजिस्ट्रार कहता है कि जी घी सीधी उंगली से नहीं निकला, अब उंगलियां टेढ़ी करनी पड़ेगी। वो कैसे? रजिस्ट्रार खुद से उस कंपनी का कोई नाम सोच के अच्छा सा रख लेगा और उसी नाम से नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस को सेंड कर देगा। अब इस केस में रजिस्ट्रार ने खुद नाम रख लिया, क्यों? क्योंकि कंपनी विलिंग नहीं है। अगर खुद, अब हो सकता है ये वाला नाम कंपनी को पसंद ना आए, इसीलिए कंपनी के लिए बेहतर यही है कि जब रजिस्ट्रार ने ऑर्डर इशू कर दिया तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर खुद से नया नाम रख के रजिस्ट्रार को अप्लाई कर दे। वरना रजिस्ट्रार क्या करेगा? अदरवाइज रजिस्ट्रार नेम को चेंज करेगा और न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। तो ये तो हो गए हमारे कंसेप्ट चेंज के हवाले से। हाँ, ये इसके बाद पब्लिकेशन ऑफ नेम, नाम को पब्लिश कहां कहां करना है। ठीक, सिंपल रूल अभी लीगल प्रोविजन सिंपल रूल बता रहा हूं आपको। हर कंपनी के लिए जरूरी है कि उसके जितने भी ऑफिसेज हैं, चाहे वो रजिस्टर्ड ऑफिस है चाहे वो ब्रांच ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस को कह ले प्लेस ऑफ बिजनेस, ऐसे कोई भी बिजनेस प्लेस या रजिस्टर्ड ऑफिस या कोई भी डॉक्यूमेंट हो, हर डॉक्यूमेंट हर ऑफिस प्लेस के बाहर कंपनी का नाम क्लियरली मेंशन होना चाहिए और उसके रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ और पूरा नाम मेंशन होना चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब देखिए इसे कंपनीज एक्ट क्या कहता है। कंपनीज एक्ट ने हमें 4 चीजें बताई हैं नाम के पब्लिकेशन के हवाले के। 4 तरीकों से नाम, कंपनी के नाम की मशहूरी करनी है। पब्लिकेशन का मतलब मशहूरी करनी है, पब्लिश करना। कैसे? वो कहते हैं कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस होगा ना, या एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस जहां पे कंपनी अपना काम कर रही है, ठीक है, एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस से मुराद समझे ब्रांच ऑफिस। हर रजिस्टर्ड ऑफिस एक ही होता है, प्लेस ऑफ बिजनेस बहुत सी हो सकते हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस और एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस के बाहर माथे पे, जिस इमारत में, जिस बिल्डिंग में जहां पे कंपनी अपना काम कर रही होगी, उसके फ्रंट पे जरूरी है, फ्रंट पे कंपनी क्या करे, अपना नाम और इनकॉर्पोरेशन नंबर उर्दू में और इंग्लिश में ये मेंशन करें, ये मेंशन करें। ऐसे नहीं हो सकता कि कंपनी के उन्होंने टैक्स वालों से बचने के लिए बाहर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बाहर ऐसे लग रहा है जैसे घर है और अंदर उन्होंने कंपनी का नाम और लिखा हुआ है और बिजनेस भी कर रहे हैं। ऐसे नहीं हो सकता। उन्हें अपने जो भी प्लेस ऑफ बिजनेस होगी उसके बाहर फ्रंट पे कंपनी का नाम, प्रोमिनेंट पोजीशन पे कंपनी का नाम इंग्लिश में, उर्दू में और इनकॉर्पोरेशन नंबर लिखना होगा ताकि पता चल जाए यहां पे कंपनी ऑपरेट कर रही है। ये तो क्या है पब्लिकेशन। अच्छा, अब फर्ज कीजिए अगर मैंने कंपनी के साथ डीलिंग करनी है, मुझे पता चला कि कंपनी का जो ऑफिस है वो माल रोड पे है कहीं, अब मैं माल रोड घूम फिर रहा हूं, दूर से मुझे एक बिल्डिंग नजर आ गई, वहां पे कंपनी का नाम उर्दू और इंग्लिश में इनकॉर्पोरेशन नंबर के साथ लिखा हुआ था। मैंने कहा भाई यही जो जगह है जहां मैंने जाना है। मैं कंपनी के ऑफिस पहुंच गया। क्या मुझे मजीद किसी चीज की जरूरत होगी कंपनी के साथ एग्रीमेंट करने से पहले? यस, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसकी बाकी की डिटेल, फर्दर डिटेल, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के ऊपर भी कुछ डिटेल होती है, ठीक है, कि कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई, उसका नाम और उसकी लाइबिलिटी वगैरह के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन होती है। तो कंपनी के बारे में जो मजीद इंफॉर्मेशन है नाम के अलावा उसकी लाइबिलिटी वगैरह के हवाले से, लाइबिलिटी वगैरह मेमोरेंडम पे तो मेंशन होती ही है, लेकिन जो नेम और लाइबिलिटी वगैरह, लेकिन ब्रीफली ये चीजें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के ऊपर भी मेंशन होंगी, ठीक है। उसमें नाम से मुझे पता चल जाएगा कि नाम से भी, वैसे तो यहां पे भी नाम से मुझे पता चल जाएगा मेंबर्स की लाइबिलिटी वगैरह क्या है, लेकिन फर्दर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अगर मैं अपनी तसल्ली के लिए देखना चाहता हूं कि वाकई ये कंपनी एससीसीपी के पास रजिस्टर्ड है कि नहीं, तो उसका एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की फोटोकॉपी हर प्लेस ऑफ बिजनेस पे लगी होगी, मौजूद होगी। मैं उनसे ये कह सकता हूं जाके कि बताइए आपके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन किधर है, ताकि मुझे पता चले वाकई ये एक कंपनी है जो बाकायदा रजिस्टर्ड हुई है और एससीसीपी इसको रेगुलेट करता है, गवर्न करता है। तीसरी चीज, जो कंपनी की सील होगी, ठप्पा, स्टैंप, उसके ऊपर भी कंपनी का नाम लिखा होगा उर्दू में और इंग्लिश में।
ये तो अंडरस्टूड है। और कंपनी जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या नोटिस इशू करेगी उसके ऊपर कंपनी का नाम, एड्रेस, टेलीफोन, फैक्स नंबर, वेबसाइट वगैरह का एड्रेस होगा, कंप्लीट एड्रेस, हर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट और नोटिस के ऊपर जो कंपनी इशू करेगी। तो ये है कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट्स कि उन्होंने अपने नाम को कैसे पब्लिश करना है। फिर क्विकली से देख लेते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए कि हर रजिस्टर्ड ऑफिस और प्लेस ऑफ बिजनेस के बाहर क्या लिखना है? नेम ऑफ कंपनी, उर्दू में या इंग्लिश में, और इनकॉर्पोरेशन नंबर। और हर प्लेस ऑफ बिजनेस के अंदर क्या होना चाहिए? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रोमिनेंट पोजीशन पे लगाना चाहिए, कोई भी बंदा देखना चाहे देख सके। सील के ऊपर जो कंपनी का स्टैंप है उसके ऊपर क्या होना चाहिए? कंपनी का नाम। और जो भी कंपनी लेटर इशू करेगी, फॉर एग्जांपल किसी एम्प्लॉय को रखा है, अपॉइंटमेंट लेटर उसको इशू किया, किसी के साथ सेल परचेज का एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन एक लेटर के ऊपर लिखी, क्या वो लेटर बिल्कुल सादा होना चाहिए? नहीं, उसके ऊपर कंपनी का नाम तो होगा ही, इसके अलावा एड्रेस, टेलीफोन, वेबसाइट वगैरह भी, ताकि पता चले ये कंपनी की तरफ से डॉक्यूमेंट है। देखिए मैंने अगर फॉर एग्जांपल किसी को मैसेज भिजवाना है ना, मैं इंडिविजुअल हूं, सादा कागज के ऊपर भी किसी को मैसेज भिजवा सकता हूं। लेकिन कंपनी की तरफ से कोई भी मैसेज अगर किसी को सर्कुलेट होगा, कोई भी नोटिस, कोई भी डॉक्यूमेंट्स इशू होगी, उसके ऊपर ये चीजें मेंशन होना जरूरी है ताकि पता चले ये कंपनी की तरफ से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। एंड में पेनल्टी क्लॉज, अगर कोई भी कंपनी इनमें से किसी भी रिक्वायरमेंट की वायलेशन करती है उसको पेनल्टी पे करना पड़ेगी। पेनल्टी क्लॉजेस नॉर्मली आई कैप क्वेश्चन में नहीं पूछता, ठीक है, लेकिन आप रीड कर लीजिएगा। और पेनल्टी हर वायलेशन की अलग से पेनल्टी है। अच्छा, पेनल्टी पे पहले कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 जब होता था तब पेनल्टी को याद करना बड़ा मुश्किल होता था, हर एक वायलेशन की अलग पेनल्टी होती थी। अब उन्होंने पेनल्टी को स्टैंडर्डाइज कर दिया है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। फॉर एग्जांपल लेवल 1 की पेनल्टी जो है, ये छोटा मोटा जुर्म हो, लेवल 1 की पेनल्टी ये कम है। दरमियाने नेचर का जुर्म हो, अगर कोई करे, मतलब वायलेशन करे, ये लेवल 2 की पेनल्टी। अगर बड़ा कोई हो ऑफेंस तो लेवल 3 की पेनल्टी, उसकी सजा भी बड़ी होती है। तो ये पेनल्टी का सेक्शन, और ये हमारा इसके साथ ही एक कंप्लीट हो गया आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2। आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि कंपनी का नाम रिजर्व करवाना हो तो क्या तरीकाकार है। नाम असल चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अहम है, प्रोहिबिशन और रिस्ट्रिक्शन वाला। वैसे तो बाकी भी आई कैप पूछता होता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा उसने पूछा हुआ आई कैप ने आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव में जो हमने चीज सीखी है वो एक प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ नेम और दूसरा रेक्टिफिकेशन चेंज नेम। एग्जाम में सबसे ज्यादा उसने ये दो कंसेप्ट पूछे हुए हैं। इसके साथ ही हम आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। असाइनमेंट जरूर रिटर्न फॉर्म में कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।